हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको मैटर की डिफिनीशन बताई थी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बताया था और फिर उसके बाद हम लोग कर रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर है तो वो तीन फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। तो ये कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने बात किया था बेटा कि इंटर कन्वर्जन दो तरीके से पॉसिबल है। या तो आप इन स्टेट का टेम्परेचर चेंज करो या इनका प्रेशर चेंज करो। और इसमें हमने पहली चीज पढ़ी थी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। हमने हेडिंग डाली थी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर by changing temperature। और इसमें हमने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर कहते किसको है, टेम्परेचर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को टेम्परेचर बोलते हैं और ये टेम्परेचर की तीन बेसिक यूनिट हमको पढ़नी थी। एक को हमने बोला था डिग्री सेंटीग्रेड, एक को बोला था डिग्री फ़ारेनहाइट और एक को बोला था केल्विन। और इन तीनों का इंटर कन्वर्जन का फार्मूला भी हमने पढ़ा था कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में। वे सारे इंटर कन्वर्जन पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये पता ही होगा कि हम H2O की बात करें तो H2O आइस के रूप में सॉलिड होता है। फिर इस H2O को, आइस को अगर हम हीट करें और हीट करने का ये सिंबल होता है बेटा ट्रायंगल, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हीटिंग है। हीट करने का मतलब है कि यहाँ का हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड यानी कि वाटर में, और इस वाटर को और भी ज्यादा हीट करें, इसका टेम्परेचर और इंक्रीज करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O वेपर में। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि H2O वेपर की अगर कूलिंग करें, इसको ठंडा करें या इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O लिक्विड में और फर्दर H2O लिक्विड को और कूल किया जाता है, इसको और ठंडा करते हैं, इसका टेम्परेचर और कम करते हैं तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करें
तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस का टेम्परेचर कम करें तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर हम और ज़्यादा कम कर दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉलिड, लिक्विड और गैस का टेम्परेचर चेंज करके इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखना हमको ये है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से क्या होता है, क्यों ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो ये समझने के लिए जो मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, वो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर में हमने आपसे कहा था कि दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये जो मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास आते हैं। और दूसरा इसमें फोर्स लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के वजह से ये मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और फोर्स ऑफ रिपल्सन में हमने आपको ये बताया था कि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन का कारण जो होता है वो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, मोशन होता है इन मॉलिक्यूल में, ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। मोशन की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट होता है। इसी में हमने आपको बताया था कि ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ेगा। मतलब हमने क्या कंक्लूड किया कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये मैंने बताया था कि अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ाओ तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर एक को बढ़ाने से दूसरा कम होता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमने कहा था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड मिलके ये डिसाइड करता है कि कोई गिवन सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। और उसमें हमने आपसे कहा था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से तो वो चीज़ हो जाएगी सॉलिड। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है या बराबर है फोर्स ऑफ रिपल्सन के तो वो सब्सटेंस इस कंडीशन में लिक्विड हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, बहुत कम हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो इन्हीं बेसिक बातों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस है उसका सॉलिड लिया
फिर उसका लिक्विड स्टेट लिया और उसका गैसियस स्टेट लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये मैक्सिमम होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो मिनिमम होगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंटरमीडिएट है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी इंटरमीडिएट है, काइनेटिक एनर्जी भी इंटरमीडिएट है। ठीक है, और गैस के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मिनिमम है, फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। ठीक है, अब जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल कंपैक्टली अरेंज होंगे। हमने 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाया और ये दिखाया कि ये कंपैक्टली अरेंज है। उसके बाद लिक्विड के यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उतने कंपैक्टली अरेंज नहीं होंगे जितने कि सॉलिड में थे, और गैस के तो ये बिल्कुल भी कंपैक्टली अरेंज होंगे, लूजली अरेंज होंगे, बिल्कुल भी कंपैक्टली अरेंज नहीं होंगे, लूजली अरेंज होंगे और इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसी के करस्पॉन्डिंग फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, रिपल्सन मिनिमम है, और ये रिपल्सन डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। अब अगर किसी सॉलिड का आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। तो अब जो सॉलिड के पार्टिकल कंपैक्टली अरेंज थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने की वजह से अब ये इतने कंपैक्टली अरेंज नहीं होंगे, ये दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन और बढ़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ेगी, और ऐसे करते करते फाइनली क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और फोर्स ऑफ रिपल्सन ये दोनों लगभग इक्वल हो जाएंगे, और इस कंडीशन में ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इनके अंदर मोशन बढ़ा, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगभग सेम हो जाएगा, और उसी कंडीशन में ये सॉलिड अब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, फिर अगर आपने जो लिक्विड है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अगर टेम्परेचर
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। आपने ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो लेस कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उसी समय पे उसी टेम्परेचर पे जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा, अब ये लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैक्सिमम जितने दूर जा सकते हैं चले जाएंगे, मैक्सिमम जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकते हैं गेन करेंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, अगर मान लीजिए अब हम गैस से लिक्विड में आते हैं, तो गैस से लिक्विड में आने के लिए हमको क्या करना था, टेम्परेचर डिक्रीज करना था। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज होगा तो ये मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो अब पास पास आ जाएंगे, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और इसी तरह से लिक्विड का भी टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज किया तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस तरह से टेम्परेचर चेंज करके आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, और इस टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ पे आता है, काइनेटिक एनर्जी पे। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे। टेम्परेचर कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा तो मॉलिक्यूल अब पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, अरेंजमेंट कंपैक्ट होता जाएगा, और अब गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में और लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है और एक लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और दूसरा पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कन्वर्जन ऑफ, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, conversion of solid into liquid, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सॉलिड लिया और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर किसी सॉलिड स्टेट को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो इस सॉलिड का हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। अब बेटा ये टेम्परेचर बढ़ाते और घटाते कैसे हैं, तो इसके लिए इस लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो हम लोग एक एनर्जी इसको देते हैं, और उस एनर्जी का नाम है हीट एनर्जी। हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट एनर्जी देते हैं, और हीट एनर्जी को ये सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा,
हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एरो अंदर की तरफ है, मतलब यहां से यहां जाने में हीट एनर्जी लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और जब लिक्विड का टेम्परेचर कम करने का मतलब है कि ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। हमने एरो बाहर की तरफ दिखाया है, तो इसका मतलब कि ये एनर्जी यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे एरो अंदर की तरफ है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। लिक्विड क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड कन्वर्जन आपने सीखा कैसे। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सॉलिड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड स्टेट का अगर टेम्परेचर आप कम करते हैं तो ये लिक्विड अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करके और कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। क्लियर है। अब इस कन्वर्जन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और दूसरा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो बेटा सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग या इसी का नाम है फ्यूजन। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या इसी का एक और नाम है सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड का बनना, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ये दो प्रोसेस याद रखने हैं, मेल्टिंग, फ्यूजन या फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या हो गया बेटा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, या किसी मैटर का अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज नोन एज मेल्टिंग या फ्यूजन। जैसे आइस है तो ये सॉलिड है, आइस को आपने हीट एनर्जी दी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा मेल्टिंग। मेल्टिंग या इसी को बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, फिर फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन क्या हो गया, किसी मैटर के लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। जैसे आप वाटर को फ्रीज में रख देते हैं तो ये अपने अंदर से हीट एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, अपनी एनर्जी कम करता है और ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गए फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग एंड फ्यूजन। आपको ये पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग का मतलब है कि आप सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें,
लिक्विड में, और इस प्रोसेस में आप एनर्जी बाहर से दे रहे हैं। अब जैसे ही आप एनर्जी देंगे तो इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ेगा। अभी यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर देंगे, हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा या लगभग बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के, और उस टेम्परेचर पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन आई है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से सुन लो कि सॉलिड को जब आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप हीट एनर्जी देते जाओगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे इस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और उस टेम्परेचर पे ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट के बाद फ्रीजिंग पॉइंट। इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। मेल्टिंग पॉइंट के बाद दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग क्या होता है कि आपने कोई लिक्विड लिया है और इस लिक्विड से आप हीट एनर्जी रिलीज करा रहे हैं, एनर्जी बाहर निकलेगी, टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करते करते एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे अब इस लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उस टेम्परेचर पे यह लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इसमें सॉलिड में। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा है। मेल्टिंग पॉइंट में हम ये बोलते थे कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, और इस स्टेटमेंट को आपको घर पे एक बार प्रैक्टिकली प्रूव करना है। मैं यहां समझा दूंगा। कहा जाता है बेटा, स्टेटमेंट ये है कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर
रिमेन्स कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब पहले समझो कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे आपने क्या किया कि एक आइस का ब्लॉक लिया और इस आइस को हीट करके आपने कन्वर्ट किया किसमें, वाटर में। ठीक, अब आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो हम आपको बता दें कि आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, मेल्ट होगा, तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब सपोज करो बेटा कि जो आइस लिया था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। सपोज करो कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब आपने इसको हीट देना शुरू किया। जैसे ही आप इसको हीट देना शुरू करेंगे तो आइस का टेम्परेचर अब -4 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री होगा, बढ़ जाएगा। और हीट दिया और बढ़ेगा, -2 डिग्री होगा। और ज़्यादा हीट दिया और बढ़ जाएगा, -1 डिग्री हुआ। और ज़्यादा हीट दिया, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो -4 से हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा ये आइस मेल्ट करना शुरू कर जाएगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट करना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया ये आइस मेल्ट करना शुरू हो गया। अब आइस कन्वर्ट होना शुरू हो गया वाटर के अंदर। ठीक है, अब आपने ये जो हीटिंग का प्रोसेस था इसको कंटिन्यू रखा, हीट एनर्जी अब भी आप कंटिन्यूअस दे रहे हैं, लेकिन अब इस आइस का टेम्परेचर या वाटर का यहाँ पे जो एक वेसल में आपने रख रखा है, अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप कंटिन्यूअस हीट एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अब टेम्परेचर इंक्रीज होना रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक कि पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। एक भी ग्राम अगर आइस बचा हुआ है तो अब इस सिस्टम का आइस और वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। आप कंटिन्यूअस एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम का, इस वेसल का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा। और एक बार जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखे हैं हीट एनर्जी देना, तो फिर सारा आइस कन्वर्ट होने के बाद ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि जब तक आइस मेल्ट करेगा, आइस ने जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आया, इसने मेल्टिंग शुरू कर दी, ये गलना शुरू हो गया। और जब तक ये गलता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा, वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ये लिखा गया है कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चेंज होना जब तक होता रहेगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बात ये आती है
कि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है और कंटिन्यूअस आप एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी जा कहाँ रही है, कहाँ जा रही है एनर्जी? भाई एनर्जी आप दे रहे हैं तो या तो टेम्परेचर बढ़े, जो कि बढ़ नहीं रहा है, तो ये फिर एनर्जी गई कहाँ? तो ये एनर्जी बेटा इस वाटर मॉलिक्यूल में इकट्ठी होती रहती है और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है हिडन। ये एनर्जी जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी लेटेंट मतलब होता है हिडन, छुपी रहती है इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, बोलो। हमने यहाँ आपको क्या बताया कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होगा, तो इस इंटरवल में टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। आप चाहे एनर्जी देते रहें, तो ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स में हिडन होती है, छुपी होती है, और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करना, फ्रिज से आइस क्यूब लेना, ये आपने आइस क्यूब ले लिया, और थर्मामीटर आपके घर पे होगा ही। आप थर्मामीटर से इस आइस क्यूब का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेना। आइस क्यूब का जो टेम्परेचर आएगा वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, अब क्या करना, इस अरेंजमेंट को आप ले जाके गैस पे रख देना। गैस पे इसको एनर्जी मिलेगी, जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करते करते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, और जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, ये आइस मेल्ट होके वाटर बनाना शुरू करेगा। और जब तक आप इस बर्तन में आइस बचा रहेगा, तब तक देखना आप हीट एनर्जी कंटिन्यूअस दे रहे हो, गैस पे रखा हुआ है आपका ये वेसल, लेकिन टेम्परेचर जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। और जैसे ही पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर हुआ और आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया, इस बीच में भी जो आप एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में छुपी होती है, हिडन होती है, और इसी से इसका नाम पड़ता है लेटेंट एनर्जी। ठीक है, तो अगला डिफिनेशन हमारा ये हो जाएगा, व्हाट इज लेटेंट हीट। और ये प्रोसेस क्या था? प्रोसेस का नाम क्या था बेटा? फ्यूजन, मेल्टिंग। तो हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। मान लो कि हमने आइस लिया, आइस कितना लिया? 1 kg। इस आइस का टेम्परेचर हमने रखा इसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस आइस को अब हमको कन्वर्ट करना है किसमें? वाटर में, H2O लिक्विड में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इस 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, यही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्या बोला था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जरूरत है ना हमको, तो कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to convert 1 kg solid into liquid state at its melting point is known as latent heat of फ्यूजन। 1 kg कोई सॉलिड है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर है। तो मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे 1 kg सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये हमने देख लिया। अब दूसरा हमारा इंटर कन्वर्जन है लिक्विड से गैस में। ठीक है, तो लिक्विड से गैस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ याद करते चलें। किसी भी बच्चे का मेरे पास रिस्पांस नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ये मुझे भी बताते रहें कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही हैं तो कहाँ दिक्कत है, वो दिक्कत आप मुझसे पूछिए। ठीक, थैंक यू।